नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आदित्य सिंह। स्वागत है आप सभी का। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको बताएं कि सीएम योगी को यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने लिखा पत्र। कृषि विभाग में संविदा कर्मियों की भर्ती पर पत्र लिखा। एटीएम बीटीएम के 175 कर्मियों की हो रही है भर्ती में होने वाले भ्रष्टाचार की ओर ध्यान आकृष्ट किया। बेरोजगारों के साथ हो रहे छल को लेकर पत्र लिखा। सीएम योगी से संज्ञान लेकर कार्रवाई की मांग। आपको बता दें कि बड़ी खबर है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने प्रदेश के मुखिया यानी सीएम योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा और पत्र लिखकर कृषि विभाग में संविदा कर्मियों की भर्ती को लेकर उन्होंने पत्र लिखा और भर्ती में भ्रष्टाचार होने की बात कही और अपने संज्ञान में लेकर आपको बता दें भ्रष्टाचार की ओर ध्यान आकृष्ट करने की बात उन्होंने पत्र में लिखी है और बेरोजगारों के साथ हो रहे छल को लेकर उन्होंने पत्र में लिखा है और सीएम योगी से मामले को संज्ञान में लेकर कार्रवाई करने की बात भी पत्र में कही गई है। आपको बताएं कि यूपी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने पत्र लिखा है सूबे के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ को और उस पत्र में कृषि विभाग में संविदा कर्मियों की भर्ती पर यह पत्र लिखा गया था और पत्र में लिखा है उन्होंने बताया एटीएम बीटीएम के 175 कर्मियों की भर्ती हो रही है और भर्ती में भ्रष्टाचार की ओर सीएम योगी का उन्होंने ध्यान आकृष्ट कहा। साथ ही कहा कि मामले को संज्ञान में लें और इस मामले में अगर भ्रष्टाचार हो रहा है तो उसके ऊपर कार्रवाई की मांग की गई है। आपको बता दें कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय द्वारा सूबे के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ से कार्रवाई की मांग की गई है। कृषि विभाग में भर्ती को लेकर कृषि विभाग में हो रही एटीएम और बीटीएम के 175 कर्मियों की भर्ती में भ्रष्टाचार की खबर है, जिसके ऊपर इस बात को लेकर सूबे के कांग्रेस अध्यक्ष ने सीएम योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा है। आपको बता दें कि यूपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं अजय राय। उन्होंने कृषि विभाग से जुड़ी भर्तियां जो कि एटीएम और बीटीएम है और आपको बताएं कि एटीएम और बीटीएम के 175 कर्मियों की भर्ती हो रही है। अजय राय ने कहा कि 175 कर्मियों की भर्ती हो रही है और साथ ही भर्ती में होने वाले भ्रष्टाचार की बात उन्होंने कही और भ्रष्टाचार का ध्यान पत्र लिखकर योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर उनका ध्यान आकृष्ट कराया और भ्रष्टाचार पर संज्ञान लेने की बात कही। तो इसी खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी मोहम्मद आसिफ लाइव जुड़ चुके हैं लखनऊ से। तो आसिफ, क्या कुछ जानकारी निकल कर आ रही है? यूपी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा पत्र लिखा गया है, आखिरकार भ्रष्टाचार की बात कहां उठी आसिफ? जी बिल्कुल आदित्य, यूपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने एक महत्वपूर्ण पत्र लिखा और यह पत्र अब सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल हो रहा है और इस पत्र में यह कहा गया है कि संविदा कर्मियों की नियुक्ति होनी है, जिसमें एटीएम और बीटीएम पद को मिलाकर 175 संविदा कर्मियों की नियुक्ति होनी है। लेकिन इसमें जो भर्ती करने वाली प्राइवेट जो कंपनियां हैं, ट्रेडर्स हैं, कई ऐसे वेंडर हैं जिनका लाइसेंस भी पूरी तरह से निरस्त हो चुका है। बावजूद इसके लाइसेंस निरस्त होने के बाद जो संविदा कर्मी है उनके आवेदन ले रहे हैं और साथ साथ उनका फॉर्म भी भरा रहे हैं। तो ऐसे में यूपी सीएम को दिए पत्र में प्रदेश अध्यक्ष ने साफ तौर पर इशारा किया है कि ये जो वेंडर हैं कहीं न कहीं जो अभ्यर्थी है उनसे छल कर सकते हैं और क्योंकि जिस वेंडर का टेंडर निरस्त हुआ किसी भी हाल में किसी भी संविदा कर्मी की नियुक्ति नहीं करा सकता है और जिस तरह से यह वेंडर जो है नियुक्ति कराने का जो दम भर रहे हैं, फॉर्म भरवा रहे हैं, इसमें कहीं न कहीं भ्रष्टाचार हो सकता है, ऐसी आशंका प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने जताई है। हालांकि ये जानना चाहूंगा कि ये सब पत्र लिखने के बाद ये जो भर्तियां हो रही है उनमें क्या कुछ कार्रवाई हुई है, क्या कुछ अपडेट है? पत्र लिखने के बाद के अपडेट बताएं। देखिए आदित्य, इस मामले में जो है
जिस तरह से प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने पत्र लिखा है और यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ को भी भेजा है और साथ ही साथ सोशल मीडिया पर भी यह पत्र वायरल हुआ है, तो कहीं न कहीं इस पत्र के जरिए यह बताने की कोशिश की गई है कि जो कृषि विभाग में संविदा कर्मियों की नियुक्ति होगी की जाएगी, इसमें कहीं न कहीं भ्रष्टाचार और जो अभ्यर्थी है उनके साथ छल किया जा सकता है। हालांकि पूरे मामले को यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने गंभीरता से लिया है, क्योंकि जिस तरह से योगी सरकार भ्रष्टाचार के मुद्दे पर हमेशा मुखर रहती है और तमाम कार्रवाइयां भी करती रहती है, और जिस तरह से प्रदेश अध्यक्ष का ये जो लेटर सामने आया है इस पर अब जांच भी चल रही है और सूत्रों ने अभी दावा है कि इस मामले में जो वेंडर जिनका लाइसेंस निरस्त है, फार्म निरस्त है, उनके द्वारा जो फार्म भराया जा रहा है इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई जल्द से जल्द की जा सकती है। हालांकि अब जो है यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ अपने अफसरों के जरिए पता करने में जुटे हैं कि कौन से ऐसे फर्म है जिनका लाइसेंस निरस्त है और वह कहीं न कहीं अभ्यर्थियों के साथ छल करने की कोशिश कर रहा है। इसकी भी पड़ताल अब। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी का। तो आपने देखा कि किस प्रकार से ये पत्र जो यूपी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा लिखा गया है सीएम योगी आदित्यनाथ को सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। पत्र लिखने के बाद अब क्या कुछ कार्रवाई होती है ये पता चलेगा। तो वहीं अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फिरोजाबाद की, जहां विकास प्राधिकरण की बड़ी कार्रवाई। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से खबर आ रही है, जहां पर विकास प्राधिकरण ने बड़ी कार्रवाई की है और कार्रवाई करते हुए अवैध कॉलोनी पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाया है। जो भी अवैध रूप से निर्माण कराई जा रही थी तो उस पर बुलडोजर चला है। और आपको बता दें, नगर मजिस्ट्रेट और विकास प्राधिकरण के अधिकारियों ने जो भी अवैध निर्माण था उसे ध्वस्त कर दिया है और मौके पर पुलिस बल भी मौजूद रहे। तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में श्री सरला बघेल जी की कॉलोनी है जो अवैध बना रहे हैं और इनको पर्याप्त जो है नोटिस और सब कारण बताओ नोटिस दे करके इनको जो है अवैध कॉलोनी मानते हुए गिराया गया है और हमारा प्रयास बेहतर चलता रहेगा और कॉलोनी के प्रति। तो सर जिले भर में तमाम ये अवैध कॉलोनियाँ को हम लोग चिन्हित कर लिए हैं जी और चिन्हित करके सीरियल से जो उसको जो है हम लोग हटाने प्रयास कर रहे हैं। अभी परसों जो है तो कॉलोनी हम लोग हटाएँ और प्लाटिंग हटाया गया है। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ संवाददाता अतुल यादव फिरोजाबाद से लाइव जुड़ चुके हैं। तो अतुल, ये जो अवैध निर्माण कराया जा रहा था ये कहाँ कराया जा रहा था और किनके द्वारा कराया जा रहा था, तमाम जानकारी हमें बताएं। जी, मैं आपको बता दूं, फिरोजाबाद जनपद में कई कॉलोनी जो बनाई जा रही है वो ना तो विकास प्राधिकरण से पास कराई गई है और तमाम कॉलोनियां जो है तो बिना नक्शा पास कराए हुए तो विकास प्राधिकरण से पास कराए हुए बन रही है। तो ऐसा ही एक मामला फिरोजाबाद के पास था, जहां नगर मजिस्ट्रेट और विकास प्राधिकरण की टीम मौके पर पहुंची और जब उनसे कागजात दिखाने की बात की गई तो कागज नहीं दिखा पाए और पूर्ण रूप से जो कॉलोनी बनाई जा रही थी वो कहीं ना कहीं अवैध थी। तो पूरी कॉलोनी को ध्वस्त कर दिया गया है। साथ ही साथ जो और कॉलोनियां बन रही है उन पर भी कार्रवाई करने की बात की जा रही है। नगर मजिस्ट्रेट ने साफ तौर पर कहा है कि फिरोजाबाद जनपद में जो बिना मानक के कॉलोनी बनाई जा रही है उनको ध्वस्त किया जाएगा और किसी भी तरीके से अवैध रूप से कॉलोनी को निर्माण नहीं किया जाएगा। जी अतुल, आपने बताया कि नक्शा जो था वो नहीं दिखा पाए लोग, तो आखिरकार बिना सही नक्शे के ये इतनी बड़ी कॉलोनी बनाई जा रही है। कहीं ना कहीं अतुल ये बताएं कि यहाँ पर चूक सामने जरूर आ रही है। ये बिल्कुल साफ तौर से कह सकते हैं, फिरोजा जनपद में कई कॉलोनियां बनी हुई है। अगर बारीकी से अगर जांच की जाए तो कॉलोनियों की जो जांच में जो निकल कर आएगा वो अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा करेगा कि आखिर किस तरीके से जो बिना मानक के कॉलोनियां बनाई दी रही है। अब जो प्रशासन है कहीं ना कहीं कॉलोनियों पर कार्रवाई करने की काम कर रहा है। आज फिरोजाबाद के जनपद में बड़ी कार्रवाई हुई है, जिसमें एक कॉलोनी बनाई जा रही थी जो कि बिना मानकों के और बिना नक्शे पास किए उसमें बनाई जा रही थी। तो नगर मजिस्ट्रेट मौके पर पहुंचे और पूरी कॉलोनी को ध्वस्त कर दिया गया। चलिए अतुल, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो फिरोजाबाद में बड़ी कार्रवाई की गई, जहां पर एक पूरी अवैध कॉलोनी पर प्रशासन का पीला पंजा चला। नक्शे में त्रुटि के कारण ये तमाम कार्रवाई की गई और तमाम जानकारी हमारे संवाददाता ने आपको दी।
तो वहीं अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की, जहां संसद में प्रश्नकाल के दौरान जेपी नड्डा का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान का हमारा विजन ये है कि देश के हर कोने से आए लोग इलाज के लिए, जो भी लोग हैं जो देश के अलग अलग कोने पर हैं, उन्हें अपना इलाज कराने के लिए दिल्ली ना आना पड़े। यह हमारा विजन है। जिस तरह से दिल्ली में एम्स की सेवा उपलब्ध है, उसी ब्रांड के नाम पर एम्स वहां पर भी खड़ी हो। सुनिए और क्या कुछ कहा जेपी नड्डा ने। को ध्यान में रखता हूं, लेकिन मैं उनके माध्यम से, इस प्रश्न के माध्यम से सबको एक बात बताना चाहता हूं, और वो ये बताना चाहता हूं कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट, क्योंकि ये बहुत प्रश्न महत्वपूर्ण है, ये ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस की हमारी कल्पना क्या है, हमारी परिकल्पना क्या है। हमारी परिकल्पना है, और वो बहुत हद तक पूरी भी हुई है, कि हम देश के कोने कोने से लोग अपने इलाज के लिए दिल्ली ना आए, और उनकी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दिल्ली में जिस तरीके से सेवा होती है, वैसे ही ब्रांड नेम के साथ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज वहां खड़ी है। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस अवधि के दौरान 17+ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज देश के हर एक क्षेत्र में खोलने का प्रयास किया। एक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज 1200 करोड़ रुपए से लेकर के 2000 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज है, विथ वर्ल्ड्स बेस्ट टर्शरी हेल्थ केयर सिस्टम्स, वर्ल्ड्स बेस्ट। अब तीसरी बात कि ये जो हम वर्ल्ड बेस्ट स्ट्रक्चर खड़ा कर रहे हैं, मैं सबको बोलता हूं, और मैं आपके बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए 50s में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दिल्ली में आ गया था, लेकिन ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की रिकॉग्निशन 70s और 80s में जाकर के हुई। इंस्टीट्यूशंस आर नॉट क्रिएटेड इन वन डे। और मैं सबको बोलता हूं, क्या आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल खोलना चाहते हैं या ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज खोलना चाहते हैं? अगर आप ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज खोलना चाहते हैं तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के स्टैंडर्ड्स बहुत अलग है। उनके बराबर के स्टैंडर्ड्स किसी और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स के नहीं होते हैं। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के डॉक्टर्स प्राइवेट प्रैक्टिस भी करते हैं। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में 24/7 365 दे आर देयर इन द कैंपस सर्विंग द पेशेंट। The amount of expenditure per patient is very different. It does not match with any other institution. अब इसमें होता क्या है, मैं एज स्वास्थ्य मंत्री बोलता हूं आपको, कि जब हम कैटेगरी उठा करके देखते हैं, तो मान लीजिए कि हमारे पास किसी फैकल्टी को अपॉइंटमेंट करने के लिए हमने 10 पोस्ट के लिए इंटरव्यू किया। इंटरव्यू में 50 लोग आए, 100-60 लोग आए। इंटरव्यू के रिजल्ट्स कैसे आते हैं? नॉट फाउंड फिट। हम दोबारा इंटरव्यू करते हैं, लेकिन हम एम्स के स्टैंडर्ड को डाइल्यूट नहीं करते हैं, क्योंकि हमको उसी पर रखना है। इसलिए देखिए, निशिकांत जी उस दिन बहुत खुश हुए थे जिस दिन देवघर को ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज मिला था। मैं उनकी चिंता व्यक्त करता हूं, और आप सब लोगों को, आप कोई भटिंडा के बारे में पूछेगा, कोई बिलासपुर के बारे में पूछेगा, सब जगह यही समस्या है। हमने तय कर रखा है, फैकल्टी विल ग्रो, इट विल टेक 10 to 15 years टू बिकम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फैकल्टी ऑफ एवरी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, और हम उसके लिए प्रयासरत हैं। इसलिए देश का आज से 60 के दशक में, अध्यक्ष महोदय आपका समय लेकर के मैं सबको एनलाइटन करना चाहता हूं, 60s और 70s में हमारा बेस्ट डॉक्टर बोलता था, वी डू नॉट हैव द फैसिलिटी इन द कंट्री एंड दैट इज व्हाई वी आर गोइंग आउटसाइड। एंड टुडे प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज क्रिएटेड 22 इंस्टीट्यूशंस विद आवर वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड, और इसलिए अब इसको भरना, हार्डवेयर इज देयर, वी आर ट्राइंग टू पुट सॉफ्टवेयर इनटू इट टू द बेस्ट पॉसिबल, द मोस्ट मॉडर्न सॉफ्टवेयर डालने का। तो सुना आपने जेपी नड्डा को किस प्रकार से उन्होंने अपने विजन के बारे में बताया। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आप सभी का। तो चलिए अब रुक करते हैं उत्तर प्रदेश का, जहां सपा विधायक आर.के. वर्मा ने सदन में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के प्रतिष्ठा वाले बयान और नजूल लैंड बिल को लेकर बीजेपी सरकार पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि चबूतरे पर बुलडोजर चलाने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान पर
हमला बोलते हुए कहा कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने बयान दिया है, इससे बीजेपी के अंदर चल रही कला उजागर हो रही है। वहीं सीएम के बयान के बाद अखिलेश यादव ने भी पोस्ट कर अपनी प्रतिक्रिया दी और सपा विधायक ने बीजेपी पर निशाना साधा। बयान की उन्हें यहाँ से ज़्यादा मठ में सम्मान मिलता है और साथ ही साथ जिस तरह से इन बयानों के बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया है, इसको लेकर यूपी की सियासत गर्म हो गई है। उपचुनाव के पहले जिस तरह से बयानबाजियाँ सामने आ रही हैं, इससे कहीं न कहीं सियासत भी गर्मा गई है। हमारे साथ मौजूद हैं सपा विधायक R.K. वर्मा जी, इनसे बात करते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कल सदन में कहा कि उन्हें यहाँ से ज़्यादा प्रतिष्ठा मानती है। इन बयानों को किस तरह देखिए, नो डाउट मठ का पीठाधीश्वर एक बहुत सम्मानित पद है और प्रदेश की मुख्यमंत्री की कुर्सी सेवा की कुर्सी है, दोनों में अंतर है। यहाँ ये सम्मान का पद नहीं है, यह सेवा का पद है। लोकतंत्र में कोई भी जनप्रतिनिधि और सरकार जनता की सेवा के लिए होती है। तो मैं समझता हूँ कि सही बात है कि मठ सम्मान का पद है। मठ का पीठाधीश्वर होना अपने आप में एक सम्मानित गौरवान्वित करने वाला विषय है। अगर सम्मान चाहिए तो वहाँ पर जिसे सम्मान चाहिए वो वहाँ चला जाए। बाकी जिसको प्रदेश की सेवा करनी हो वो लोकतंत्र में एक जनसेवक बन करके सेवा करने का। नजूल भूमि विधेयक, इसका विरोध बीजेपी ने भी किया है और कहीं न कहीं यह मामला विधान परिषद में बटक गया है। क्या लगता है? देखिए, नजूल संपत्ति विधेयक का संशोधन प्रस्ताव उत्तर प्रदेश की विधानसभा में मैंने ही रखा था और उसमें ये बात हमने कही भी थी, आपके चारों तरफ भगवा है, ऊपर भगवा, नीचे भगवा, दाएं भगवा, बाएं भगवा, भगवा के बीच में काला कानून लेकर के काला विचार किसका है? जो काला कानून लाने का काम किया गया है। इससे गरीबों को हटाने की योजना है। गरीबों की उन जमीनों पर सरकार भूमाफिया बनना चाहती है जो गरीबों की जमीन को हड़प करके, मुफ्त में हड़प करके अपने उद्योगपति मित्रों के हवाले करना चाहती है। इसलिए नजूल संपत्ति विधेयक लेकर के सरकार आई है। इसका बीजेपी विधायकों ने भी मैंने जब उत्तर प्रदेश की विधानसभा में संशोधन प्रस्ताव रखा तो समाजवादी पार्टी के 4 सदस्यों ने इसके विरोध में अपनी बात रखी। भारतीय जनता पार्टी के 3 सदस्यों ने इस विधेयक पर बोला और तीनों ने इस विधेयक के खिलाफ बोला। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भी इस विधेयक के पक्ष में कोई बहुमत नहीं था और इसलिए केवल अपनी हठधर्मता की वजह से ध्वनिमत से उसको पारित कराने का प्रयास किया गया। जी बिल्कुल, सपा विधायक R.K. वर्मा का कहना है कि जिस तरह से यह विधेयक लाया जा रहा था, कहीं न कहीं गरीबों की जमीन हड़पने की कोशिश या मंशा रही और साथ ही साथ जिस तरह से यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने कल प्रतिष्ठा वाले बयान दिया, सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इस पर पोस्ट भी डाली। इस पर तो सुना आपने सपा विधायक R.K. वर्मा को, किस तरीके से उन्होंने इंडिया वॉइस पर अपनी तमाम बातें रखी। अब आगे बढ़ते और बात करते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की, जहां पर गोमती नगर के ताज होटल के पास युवती से छेड़छाड़ करने वाले 12 और अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अभी तक इस घटना में कुल 16 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं और इसके साथ ही सीसीटीवी फुटेज और वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस ने ये गिरफ्तारियां की। आपको बता दें, इसके पहले गुरुवार सुबह कमिश्नर ने कार्रवाई करते हुए डीसीपी प्रबल प्रताप सिंह, एडीसीपी ईस्ट अमित कुमावत, एसीपी गोमती नगर को हटा दिया था। लखनऊ में बड़ी कार्रवाई हुई और छेड़छाड़ के मामले में पुलिस ने एक्शन लिया और पहले से भी कई लोग गिरफ्तार थे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली खबर लखनऊ से है, जहां लखनऊ मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में सुविधाएं न मिलने से नाराज छात्राओं ने विरोध प्रदर्शन किया। थाना चौक के मेडिकल कॉलेज की छात्राओं ने रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन करते हुए सभी नजर आए। मेडिकल कॉलेज के कैंपस में मेरी मांगे पूरी करो के नारों के साथ छात्राओं ने अपनी रैली निकाली।
तो छात्राओं का हुजूम आप देख सकते हैं। चलिए अब रुक करते हैं रायबरेली का, जहां रायबरेली में लगातार डायरिया और बुखार का प्रकोप बढ़ रहा है। इस दौरान डायरिया और बुखार से 2 बच्चों की मौत हो गई, तो वहीं 40 मरीजों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मरीजों की बढ़ रही संख्या को लेकर स्वास्थ्य विभाग भी अब अलर्ट मोड में है। रुक करते हैं हापुड़ का, जहां एक भीषण सड़क हादसे में 2 कांवड़ियों की मौत हो गई और लगभग 1 दर्जन से अधिक शिव भक्त कांवड़िए घायल हो गए। साथ ही बताया जा रहा है कि ये सभी कांवड़िया गाजियाबाद के दीवाना गांव के रहने वाले हैं और कांवड़ और गंगा जल लेने गढ़ ब्रजघाट जा रहे थे। बाबूगढ़ क्षेत्र में इनका ट्रैक्टर अनियंत्रित हो गया। इसमें ट्रैक्टर के पीछे लगी हुई 3 ट्रॉली में से एक ट्रॉली पलट गई, जिसके चलते यह हादसा हुआ। मौके पर पहुंची पुलिस ने कुछ घायलों को हापुड़ के सरकारी व प्राइवेट अस्पतालों में भर्ती कराया और कुछ लोगों की हालत गंभीर देखते हुए मेरठ के लिए इन्हें रेफर कर दिया। तो आपको बताएं, हापुड़ में बड़ा हादसा हुआ, 1 दर्जन से ज्यादा कांवड़िया घायल। तो वहीं अब बात करते हैं मैनपुरी की, जहां मैनपुरी थाना क्षेत्र के नवीगंज बाजार में एक शातिर चोर ने व्यापारी की बाइक से लगभग 65,000 रुपयों से भरा बैग चुरा लिया। चोरी की यह वारदात दुकान के सामने लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। व्यापारी ने चोर के खिलाफ नवीगंज चौकी पर तहरीर दी, जिसके आधार पर पुलिस चोर की तलाश में जुट गई है। आपको बताएं, मैनपुरी की घटना है, लगभग 65,000 रुपए यहां चोरी का मामला है। वहीं अब बात कानपुर की करेंगे, जहां कानपुर में एक किसान ने अपने बाग बगीचे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। तो परिजनों ने बैंक कर्मचारियों पर प्रताड़ना का आरोप लगाया है। किसान सोनेलाल ने बैंक से किसान क्रेडिट कार्ड से मवेशी लेने का लोन लिया था और लोन रिकवरी को लेकर बैंक शाखा प्रबंधक और बैंक कर्मचारियों के द्वारा लगातार किसान पर दबाव बनाया जा रहा था कि आप लोन चुकाएं, और किसान खुद को लोन चुकाने में असमर्थ बता रहा था। परिजनों और ग्रामीणों का आरोप है कि बैंक के द्वारा दबाव किसान के ऊपर ज्यादा बनाया गया, जिसके कारण उसने आत्महत्या कर ली और अपनी जिंदगी खत्म कर ली। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहें इंडिया वॉइस। धन्यवाद।